गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स ऑफ 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम का कैसे कोर्स है। कोर्स कोड की बात करें तो कोर्स कोड में आपका EDU BEd 101, 102, 103, 104 होगा। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं आपके, 4 जो पेपर हैं ये आपके कंपलसरी होंगे। और फिर उसके बाद से आपका EDU BEd 105 जिसमें आपके 2 पेपर होंगे A एंड B, जो कि आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है और वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है। इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना होगा। ये आपका ऑप्शनल पेपर है। सेकेंड पेपर आपका जो है EDU BEd 102 नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें भी 5 यूनिट है आपका। फर्स्ट यूनिट में आपका फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन है, जिसमें से आपके इसके अंतर्गत आपका जो आएगा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट, स्कोप एंड नीड आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन आएगा। मेजर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू एम्स, करिकुलम, मेथड, टीचर टॉट, रिलेशन एंड डिसिप्लिन आएगा। इसके अंतर्गत ही आपका आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म आएगा। ये आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा। सेकेंड यूनिट जो आपका है मेजर इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत आप जितने भी फिलोसफर्स हैं यानी कि आपके टीचर टॉट मेथड, आपका डिसिप्लिन जिसमें आपका वेदांता, बुद्धिज़्म और इस्लामिक ट्रेडिशन आएगा। थर्ड यूनिट आपका है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कंसेप्ट, स्कोप एंड नीड आएगा। इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन आएगा। एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आएगा। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। और लास्ट में आपका इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन आएगा। ये आपका थर्ड यूनिट में आएगा। उसके बाद से फोर्थ यूनिट आपका है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, इसमें आपका कल्चर एंड एजुकेशन आएगा। सोशल चेंज एंड एजुकेशन आएगा। ग्रुप डायनेमिक्स आएगा। सोशल ऑर्डर एंड एजुकेशन आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन आएगा। और लास्ट में आपका मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन आएगा। फिर आपका फिफ्थ जो आपका यूनिट है, इसमें आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम आएगा, जिसमें आपका करिकुलम, कंसेप्ट, एम एंड टाइप्स आएगा। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आएगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम आएगा। ये 5 यूनिट आपके सेकेंड पेपर में आएगा। लिखित परीक्षा हो गई है। लिखित परीक्षा भी आपके 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके 3 खंड होंगे, क, खंड क, ख और ग। आपका है EDU BEd 102 जो कि आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसमें भी आपके 3 खंड होंगे, क, ख और ग। इसमें से भी आपका खंड क में आपके 5 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 3 मार्क्स ईच होगा, जैसे आपका पहले पेपर में था। ठीक है, अगर हम इसके कंपलसरी क्वेश्चन को देखें, टिप्पणी को देखें तो कौन कौन से बन सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले ए की बात करें तो ए आपका सामाजिक परिवर्तन। दूसरा आपका हो सकता है अष्टांग मार्ग। थर्ड आपका हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ आपका हो सकता है आपका समूह गतिशीलता यानी ग्रुप डायनामिक। और फिफ्थ आपका हो सकता है शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। सामाजिक परिवर्तन, अष्टांग मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, समूह गतिशीलता और शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। खंड ख में आपका क्वेश्चन बनता है 2 का ए, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। इसी का बी पार्ट देखेंगे कि संस्कृति एवं शिक्षा में क्या संबंध है तथा संस्कृति और सभ्यता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सेकंड का ए है आपका औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। और इसी का बी पार्ट देखेंगे कि संस्कृति और शिक्षा के क्या संबंध है तथा संस्कृति और सभ्यता में अंतर को स्पष्ट करें। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखेंगे हम कि शिक्षा में यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, आधुनिक शिक्षा पर यथार्थवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा में यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, आधुनिक शिक्षा पर यथार्थवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसी का बी पार्ट देखते हैं हम कि प्रकृतिवादी शिक्षा में नकारात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए इसके पाठ्यक्रम और अनुशासन की व्याख्या करें। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रकृतिवादी शिक्षा में नकारात्मक शिक्षा को स्पष्ट करें तथा पाठ्यक्रम एवं अनुशासन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का विकास एवं चरित्र निर्माण ही नहीं अपितु इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति भी करनी है। इस कथन को स्पष्ट करें।
मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का विकास एवं चरित्र निर्माण ही नहीं, अपितु इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति भी करनी है। इस कथन को स्पष्ट करें। इसी का बी पार्ट देखेंगे हम कि बालक के समाजीकरण का क्या अर्थ है। बच्चों के उचित समाजीकरण करने के लिए विद्यालयों और शिक्षकों को क्या कार्य करने चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। बालक के समाजीकरण का क्या अर्थ है। बच्चों के उचित समाजीकरण करने के लिए विद्यालयों और शिक्षकों को क्या कार्य करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका बनता है क्वेश्चन कि शैक्षिक समाजशास्त्र में आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शैक्षिक समाजशास्त्र में आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसी का बी पार्ट देखेंगे कि वेदांत दर्शन को स्पष्ट करते हुए उसकी शिक्षा का प्रभाव का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। वेदांत दर्शन को स्पष्ट करते हुए उसकी शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये तो आपके हुए खंड ख। खंड ग की बात करें, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 15 मार्क्स ईच होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधि का वर्णन करें। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, विवेचना कीजिए। आपको पता है कि आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ डिटेल में मिलेगी, तो आप उसको पढ़ लेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं फिर क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा दर्शन भी मैंने पढ़ाया है, ये भी आप देख सकते हैं। शिक्षा दर्शन का भी आप डालेंगे हेडिंग मृत्युंजय मिश्रा करके डालेंगे और शिक्षा दर्शन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी विवेचना कीजिए। ये रॉस ने दिया था तो इसको भी मैंने वर्णन किया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं और शिक्षा पर उसके प्रभाव, उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और अनुशासन के संबंध में इसकी विवेचना कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। शिक्षा पर उसके प्रभाव की उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और अनुशासन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि बिना उचित पाठ्यचर्या के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इस कथन की समीक्षा कीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ कि बिना उचित पाठ्यचर्या के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये तो हुए आपके खंड क, ख और ग। ये सभी क्वेश्चन आपके ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास से आपको फिलॉसफी पढ़ाऊंगी। फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र। सबसे पहले हम दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। उपनिषद में लिखा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वह दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वह दर्शन है। अब जब आप दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये देखना क्या है, हम किसे देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं। तो अगर हम इस दर्शन की बात करें तो हम किससे देखना चाहते हैं। आप किससे देखते हैं? आँखों से देखते हैं। क्या देखना चाहते हैं और क्यों, ये प्रश्न आप लोगों में उठते होंगे। दर्शन का अर्थ होता है देखना। किससे देखना? आँखों से देखना। क्या देखना? अंतिम सत्य यानी ये परम सत्ता को देखना। क्यों देखना? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए। हम किससे देखते हैं? आँखों से देखते हैं। आँखों से देखते हैं ना।
आंखों से देखते हैं हम, तो हम क्या देखेंगे? जब हम दर्शन शास्त्र की बात करेंगे, दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आंखों से क्या देखते हैं? हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं। और हम क्या देखना चाहते हैं? अंतिम सत्य को, यानी कि परम सत्ता को देखते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यह हम किस में पढ़ेंगे? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। जो ये प्रत्याहार है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस आहार होता है ना। प्रति मतलब विपरीत, आहार मतलब आपको पता ही है, खाना, है ना। पर जब हम इसमें पढ़ते हैं दर्शन में प्रत्याहार, यानी कि जब हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि जो दर्शन है बाहर की ओर देखना, आंखों को बोलते हैं ना बाहर की ओर देखना। हम आंखों से क्या करते हैं? बाहरी जगत को देखते हैं। पर जब हम दर्शन में देखते हैं तो ये बाहरी ओर नहीं, यानी प्रति मतलब विपरीत, यानी विपरीत चीजें को देखना। विपरीत चीज मतलब आप अंतरात्मा आपकी क्या कहती है, आपके क्या विचार हैं, आप अंदर की ओर देखिए, यानी कि अंतर्दृष्टि से आप क्या देखना चाहते हैं, उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसी में कई परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर राधा कृष्णन की देखते हैं। उन्होंने कहा है कि दर्शन सत्य की स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ऐसी एरिस्टोटल, यानी जो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल, उन्होंने कहा है दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। आगे हम एक और दार्शनिक की बात करते हैं, काम्टे की। उन्होंने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन की एक सटीक परिभाषा है। अगर हम दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ें तो दर्शन की एक सटीक परिभाषा है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है। ये दर्शन शास्त्र की सटीक परिभाषा आप समझ सकते हैं। इसमें आत्मा परमात्मा की बात की गई है, जीव जगत की बात कही है, वास्तविक स्वरूप की बात की है, मानव के वास्तविक स्वरूप की बात की है, सृष्टि सृष्टा की बात की है, ज्ञान अज्ञान की बात की है, हमें जो ज्ञान प्राप्त करने के जो हमारे साधन हैं उनमें की बात की है, मनुष्य द्वारा जो कार्य करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, उन कर्मों की तार्किक विवेचना करना ही एक दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं और फिलॉसफी में यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रेम, यानी कि जिसके मन में ज्ञान के प्रति
जिज्ञासा है वह दार्शनिक है और ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या है, फिलॉसफी है। यानी कि अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम इस दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन को भी दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। अगर हम सामान्य अर्थ लें तो आस्तिक का मतलब अर्थ है ईश्वर को जो माने वो आस्तिक और जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। परंतु जब हम फिलॉसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम आस्तिक का अर्थ वेदों से लेते हैं। किसे लेते हैं? वेदों से। जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को माने वो आस्तिक है और जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को न माने वो नास्तिक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को माने वह आस्तिक है और जो वेदों की प्रामाणिकता को न माने वो नास्तिक है। ठीक है, अब हम आस्तिक के बारे में पढ़ लेते हैं। आस्तिक में सबसे पहले सांख्य दर्शन को रखा गया। दूसरा आपका है न्याय दर्शन और तीसरा है आपका मीमांसा। सांख्य दर्शन को दो भागों में बांटा गया, सांख्य और दूसरा है योग। न्याय दर्शन को भी दो भागों में बांटा गया, न्याय और वैशेषिक। ऐसे ही मीमांसा को भी दो भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य के जनक कपिल थे, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम जी, वैशेषिक के कणाद। पूर्व मीमांसा को मीमांसा में तब्दील किया गया और जिसके जनक थे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा को वेदांत में, और इनके संस्थापक थे बादरायण। अब जब हम नास्तिक की बात करते हैं तो नास्तिक में हम सबसे पहले चार्वाक की बात करते हैं। चार्वाक के जो संस्थापक थे, चार्वाकी थे, वो सुखवादी और भोगवादी दार्शनिक थे। दूसरे जैन दर्शन को लिया गया। जैन दर्शन के आपको पता है महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और तीसरा है बौद्ध के गौतम बुद्ध जी थे। हम भारतीय दर्शन पढ़ चुके हैं, अब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे। अब हम पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं। पाश्चात्य दर्शन को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहले प्राचीन, मध्यकालीन और समकालीन। प्राचीन में सबसे पहले आदर्शवाद, दूसरा यथार्थवाद, तीसरा है प्रकृतिवाद और चौथा है प्रयोजनवाद।
वाद। ऐसे मध्यकालीन में सबसे पहले अस्तित्ववाद, दूसरा है मार्क्सवाद, समकालीन में तार्किक विश्लेषण, दूसरा है अनुभववाद और तीसरा है सापेक्षवाद। आदर्शवाद के समर्थक हैं प्लेटो, सुकरात, अन्य, और यथार्थवाद के हैं मिल्टन, कमेनियस, अरस्तु, और प्रकृतिवाद के रूसो और प्रयोजनवाद के जॉन डेवी। आज हम दर्शन के विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दर्शन के क्षेत्र की बात करें तो बहुत व्यापक है, चूँकि दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है और उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। परंतु इस क्षेत्र में हमने अभी तक जो कुछ भी सोचा या समझा है वह दर्शन के विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। दर्शन के विषय वस्तु को समझने से पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं कि विषय वस्तु का क्या अभिप्राय है। जैसे एक बालक का अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु उसका पढ़ना, लिखना, खेलना और आदि क्रियाएं करना होता है, वैसे ही दर्शन के अध्ययन क्षेत्र में भी उसे 3 भागों में विभक्त कर विषय वस्तु को समझा जा सकता है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को भारतीय दार्शनिकों ने 3 भागों में विभक्त किया। तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, सेकेंड ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, और थर्ड है आचार मीमांसा यानी एथिक्स। दूसरी तरफ पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करें तो इन्होंने इसे 5 भागों में विभक्त किया। पहला तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, सेकेंड एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, थर्ड एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा, फोर्थ तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक, और फिफ्थ है सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक्स। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र के भारतीय एवं पाश्चात्य वर्गीकरण के विषय में 4 बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। पहली यह कि भारतीय दर्शन में आचार मीमांसा में मूल्य मीमांसा को सम्मिलित किया गया। दूसरा यह कि दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ में तर्क विधियों को, तर्क के प्रकार को, तर्क की प्रणालियों और इसकी सत्यता और असत्यता आदि की चर्चा की जाती है, अतः तर्कशास्त्र को ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखा गया। तीसरी बात कि सौंदर्य शास्त्र को तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि दर्शन में केवल वास्तविक सौंदर्य, उसके अस्तित्व, सौंदर्य अनुभव का अन्य अनुभव के साथ क्या संबंध है, उस पर विचार किया जाता है। चौथी एवं अंतिम बात यह है कि अब हम देश विदेश के दर्शनों का अध्ययन करते हैं, एक साथ करते हैं, अतः हमें उनकी विषय सामग्री को कुछ सामान्य वर्ग में ही विभाजित करना चाहिए। ये सामान्य वर्ग है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा, जिसका हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं। हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को एंड्रोकिनस ने दिया था, जो कि अरस्तु के ग्रंथों के संपादक थे। मेटाफिजिक्स ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेटा का अर्थ है के परे या बियॉन्ड, और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ हुआ भौतिक से परे या भौतिक जगत से परे, बियॉन्ड द नेचर। तत्व मीमांसा में हम सृष्टि संबंधी तत्वज्ञान अर्थात सृष्टि शास्त्र यानी कॉस्मोगॉमी, सृष्टि विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी, सत्ता विज्ञान यानी कि ऑन्टोलॉजी, आत्मा संबंधी ज्ञान यानी कि मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, एवं ईश्वर संबंधी तत्वज्ञान यानी कि थियोलॉजी आते हैं। इसमें सृष्टि शिष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत एवं जन्म मरण की व्याख्या के साथ साथ वास्तविक सौंदर्य की विवेचना भी की जाती है। इसे आप सौंदर्य शास्त्र कहते हैं यानी कि एस्थेटिक्स। इस क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी सोचा या विचारा गया है या इसे जाना गया है, उसकी तार्किक विवेचना करना ही
तत्व मीमांसा की विषय वस्तु कहलाती है। इसमें कई टर्म्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कॉस्मोगॉमी। कॉस्मोगॉमी मीन्स सृष्टि शास्त्र। सृष्टि शास्त्र के अंतर्गत हम ब्रह्मांड के सभी तत्वों और उन तत्वों से मिलकर बनी हुई संसार की सभी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सेकेंड टर्म है सृष्टि विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी। सृष्टि विज्ञान को अंतरिक्ष विज्ञान भी कहते हैं और इसके अंतर्गत हम सभी ग्रह, उपग्रह, हमारा सौर मंडल, हमारी दूध मेखला यानी मिल्की वे, इसी की तरह करोड़ निहारिकाएँ तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन्टोलॉजी यानी कि सत्ता विज्ञान। सत्ता विज्ञान में संसार की सभी वस्तुएं और उनमें होने वाली क्रियाओं जो कि एक निश्चित क्रम में होती है, यह किसी न किसी के द्वारा संचालित होती है, उस परम सत्ता और उसके अस्तित्व से संबंधित चिंतन करते हैं। जैसे परम सत्ता क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटाफिजिक्स ऑफ सोल यानी कि आत्मा संबंधी तत्वज्ञान। इसमें मुख्य रूप से आत्मा संबंधी चिंतन किया जाता है। जैसे आत्मा क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसका अस्तित्व क्या है या नहीं है, तथा आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका थियोलॉजी मीन्स ईश्वर संबंधी तत्वज्ञान। इसमें ईश्वर से संबंधित चिंतन किया जाता है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यदि है तो उसका क्या प्रमाण है, उसका स्वरूप क्या है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ईश्वर व जगत में क्या और कैसा संबंध है आदि का अध्ययन किया जाता है। ये था मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट है आपका ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को J.F. फेरियन ने दिया था। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेमी प्लस लॉजी। एपिस्टेमी मीन्स नॉलेज या ज्ञान और लॉजी मीन्स स्टडी या साइंस, अर्थात साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। इसके अंतर्गत हम मानव बुद्धि की बात करते हैं, ज्ञान के स्वरूप की बात करते हैं, ज्ञान की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, तर्क की विधियाँ, सत्य और असत्य प्रमाण और भ्रम की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है आपका मूल्य एवं आचार मीमांसा। मूल्य मीन्स एक्सियोलॉजी एंड आचार मीमांसा मीन्स एथिक्स। एक्सियोलॉजी दो शब्दों से बना है, एक्सियो प्लस लॉजी। एक्सियो मीन्स वैल्यू और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी, अर्थात साइंस ऑफ वैल्यू, मूल्य का विज्ञान। मूल्य एवं आचार मीमांसा के अंतर्गत हम मानव जीवन के आदर्श और मूल्यों की विवेचना करते हैं। मानव अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को किन साधनों द्वारा प्राप्त करता है उसकी विवेचना भी करते हैं। मानव द्वारा जो कार्य करने योग्य है और जो नहीं करने योग्य है कार्य, अर्थात मानव के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की विवेचना भी की जाती है, जिसे हम नीति शास्त्र या एथिक्स कहते हैं। मूल्य और आचार में यह अंतर है कि कोई भी आदर्श मूल्य का रूप तभी धारण करता है जब वह हमारे आचरण में परिलक्षित होता है। मूल्य हमारे व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है और हमारा आचार उन मूल्य को प्रदर्शित करता है। जब कोई दर्शन मनुष्य के आचरण की दिशा प्रदान नहीं करता, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। एथिक्स में व्यक्ति और समाज के अच्छे बुरे कर्तव्य पर चिंतन किया जाता है और दोनों के लिए नैतिकता और अनैतिकता का मापदंड प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, वांछनीय, अवांछनीय आदि विषयों पर चिंतन किया जाता है। आज हमने स्कोप ऑफ फिलॉसफी यानी दर्शन का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आदर्शवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। जो आध्यात्मिक जीवन जीने
अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक मूल्यों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिमी जगत में यूनानी दार्शनिक थेल्स सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत किए। इनके बाद पश्चिमी दर्शन के क्षेत्र में यूनान के सुकरात का नाम आता है। सुकरात भी आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, परंतु वे अपने इन विचारों को फुटकर रूप में प्रकट करते थे और यहीं तक सीमित थे। उनके बाद पश्चिमी दर्शन के जगत में उनके ही शिष्य प्लेटो का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और यह मानते थे कि परमात्मा सृष्टि का कर्ता है और विचार इसका आधार है। पश्चिमी जगत में उनकी इसी विचारधारा को आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म की संज्ञा दी गई। प्लेटो की पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ आइडियाज। थ्योरी ऑफ आइडियाज से ही आदर्शवाद का नाम रखा गया। आदर्शवाद, जिसे इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। इसमें एल सुविधा के लिए जोड़ दिया गया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो इसे आइडिया या विचार से ही उत्पन्न मानना चाहिए, क्योंकि इसके प्रवर्तक दार्शनिक विचार की चिंतन सत्ता में विश्वास करते थे और इसी कारण इसे विचारवाद की भी संज्ञा दी गई थी। यह दर्शन वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों तथा आदर्शों को महत्व देते हुए यह स्वीकार करते हैं कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति तथा आत्मा का विकास है। इसी कारण यह आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट मानता है और उसे ही सत्य व यथार्थ रूप में स्वीकार करता है। आधुनिक रूप में इस विचारधारा को आगे बढ़ने या बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करने वाले पाश्चात्य दार्शनिकों में जर्मनी के पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रॉबेल, इंग्लैंड के नन, इटली के जेंटिले और अमेरिका के हॉर्न महोदय के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अब हम आदर्शवाद के विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी दार्शनिक विचारधारा के स्वरूप को समझने के लिए हमें उसकी तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। अतः हम सबसे पहले आदर्शवाद की तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझेंगे। किसी भी दर्शन की तत्वमीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां और मूल्य एवं आचार मीमांसा से शिक्षा, शिक्षार्थी के कर्तव्य, अनुशासन और नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का निर्धारण होता है। सबसे पहले हम आदर्शवाद की तत्वमीमांसा को समझेंगे। तत्वमीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा में प्लेटो ने इसे दो भागों में विभाजित किया, वस्तु जगत और विचार जगत। प्लेटो ने विचार जगत को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। विचारों को वे अनादि, अनंत और अपरिवर्तनशील मानते थे। उनकी दृष्टि में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है। प्लेटो ने आत्मा को ईश्वर का अंश माना है, जो इस संसार में आने से पहले विचार के संसार में रहती है और यहाँ आने के बाद वह विचारों के संसार में ही जाने को इच्छुक रहती है। सभी आदर्शवादी मानते हैं कि वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ है और ईश्वर ही अंतिम सत्य यानी कि अल्टीमेट रियलिटी है। प्लेटो ने विचारों पर सबसे ज्यादा बल दिया और इन्हीं विचारों की नैतिक व्यवस्था में विश्वास करने के कारण उनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद यानी कि मॉरलिस्टिक आइडियलिज्म कहा जाता है। लाइबेनिज ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व यानी कि चित्त बिंदुओं मोनैड्स की सत्ता स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि में यह वस्तु जगत अनेक चित्त बिंदुओं का योग है। अनेक चित्त बिंदुओं की सत्ता स्वीकार करने के कारण उनकी विचारधारा को बहुत तत्ववादी आदर्शवाद यानी कि प्लुरलिस्टिक आइडियलिज्म कहा जाता है। बर्कले ने आत्मनिष्ठ आदर्शवाद यानी कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया। उनका मत है कि वस्तु के प्रतीत में आत्मा यानी कि मन के कारण ही होती है, वस्तु का अपने में कोई अस्तित्व नहीं होता है। कांट ने आत्मा यानी कि मन के स्थान पर तर्कना बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट को वस्तु के ज्ञान का आधार माना है, इसलिए उनकी विचारधारा को बुद्धिवाद के नाम से विख्यात है। इन सबके विपरीत हीगल द्वैतवादी थे। उन्होंने आत्मा और वस्तु यानी कि इंटेलेक्ट और मैटर दोनों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है। हीगल के अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है
और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है। इसलिए उनकी विचारधारा को निरपेक्ष आदर्शवाद यानी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत प्लेटो ने विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है, ऐसा माना है। और ज्ञान को उन्होंने 3 रूपों में बांटा है: इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। सबसे पहले हम इंद्रिय जन्य ज्ञान की बात करें तो इंद्रिय जन्य ज्ञान को वे असत्य मानते थे, क्योंकि इंद्रिय जन्य ज्ञान के द्वारा हम जिन वस्तुओं और क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील और असत्य है। सम्मति जन्य ज्ञान की बात करें तो वे आंशिक रूप से सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वह भी अनुमान जन्य होता है और अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। उनके अनुसार चिंतन जन्य ज्ञान ही सत्य होता है, क्योंकि वह हमें विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील और सत्य होते हैं। इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने नैतिक जीवन पर बल दिया और नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए विवेक पर। इस प्रकार उनकी दृष्टि से ज्ञान का आधार विवेक होता है। नेक्स्ट है आपका मूल्य एवं आचार मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स। एक्सियोलॉजी और एथिक्स में प्लेटो के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति के लिए 3 सनातन मूल्य आवश्यक है: सत्यम, शिवम और सुंदरम। और इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर बल देते हैं। नैतिक जीवन के लिए उन्होंने 4 सद्गुणों की आवश्यक माना है: संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। उनका विश्वास है कि ये सद्गुण आत्मा के गुण हैं और जो मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही अधिक सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर बढ़ जाता है। अर्थात जो सत्य है वही शिवम है अर्थात ईश्वर, और जो शिव है यानी कि जो ईश्वर है वही सुंदर है अर्थात आत्मानुभूति है। यही आत्मानुभूति अंत में मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आदर्शवाद के मूल सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म की बात करते हैं। तो आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा को यदि हम सिद्धांतों के रूप में क्रमबद्ध करना चाहें तो निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि वह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है और भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है और मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है अर्थात ईश्वर प्राप्ति है तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य यानी कि सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। इनके अनुसार मनुष्य के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने में ही सत्यम, शिवम, सुंदरम के दर्शन कर सकता है। राज्य को व्यक्ति से ऊंचा माना है। प्लेटो ने सत्य विचार को ही राज्य स्वीकार किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद ने शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। इस बीच संसार में अनेक परिवर्तन हुए हैं, अनेक विचारधाराओं ने जन्म लिया और उन्होंने शिक्षा पर अपना अपना प्रभाव भी डाला, लेकिन आज भी शिक्षा किसी न किसी रूप में आदर्शवाद से प्रभावित है। आदर्शवादी शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों ही रूप में स्वीकार करते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके कि वह योग्य है। इंग्लिश में भी इस कोटेशन को लिख सकते हैं आप: एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शन ऑफ विच दे आर ससेप्टिबल। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वर्च्यूज। अब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। इसी को आत्मानुभूति, आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति अथवा परम आनंद की प्राप्ति कहा जाता है। इसके स्वरूप को जानने के लिए मनुष्य को 4 सोपानों को पार करना होता है। पहला प्राकृतिक स्व, दूसरा सामाजिक स्व और तीसरा मानसिक स्व और लास्ट है आध्यात्मिक स्व। प्राकृतिक स्व के अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक विकास आता है। सामाजिक स्व के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक एवं नागरिकता का विकास आता है।
मानसिक स्व के अंतर्गत मानसिक, बौद्धिक एवं विवेकशील का विकास करना होता है और अंतिम सोपान आध्यात्मिक स्व के अंतर्गत आध्यात्मिक चेतना का विकास आता है। शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देते हैं। कोई मनुष्य अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास तभी कर सकता है जब वह ऐसा आहार ले एवं ऐसे विचार करे जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो और अन्यथा आहार एवं विचार पर नियंत्रण रखे। आदर्शवादी यह मानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति है, रहन सहन एवं खान पान की विधियां, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, कला, संगीत और मूल्य है। यही उसे प्राकृतिक स्व से सामाजिक स्व की ओर अग्रसर करते हैं और सामाजिक स्व से आध्यात्मिक स्व की ओर अग्रसर करते हुए शिक्षा के द्वारा मनुष्य की संस्कृति के संरक्षण और विकास पर बल देते हैं और इससे शिक्षा का एक उद्देश्य निश्चित करते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य को सैनिक, व्यापारिक, शासक और सेवक आदि सभी चाहिए। अतः शिक्षा का एक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों का निर्माण करना होता है और इसके लिए उन्होंने बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों के लिए उत्पादन एवं उद्योग की शिक्षा और उससे बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक शिक्षा का विधान किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या। शिक्षा की पाठ्यचर्या में प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है और इसके लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक होती है। ये तीनों आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य की क्रमशः बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः प्लेटो पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं के समावेश पर बल देते थे जो मानव को उपयुक्त क्रियाओं में दक्षता प्रदान करे। उन्होंने पाठ्यचर्या में बौद्धिक क्रियाओं के लिए भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा शारीरिक विज्ञान का, नैतिक क्रियाओं के लिए धर्म, नीतिशास्त्र तथा अध्यात्म शास्त्र का और कलात्मक क्रियाओं के लिए विभिन्न क्रियाओं का अर्थात कलाओं तथा संगीत का समावेश भी किया था। नेक्स्ट है आपका शिक्षण विधियां। इसमें आदर्शवादी ये मानते हैं कि मनुष्य में सीखने की आंतरिक इच्छा होती है और वो जो कुछ देखते, सुनते अथवा अनुभव करते हैं उसके बारे में स्वयं सोचने लगते हैं। इसके लिए उन सब पर किसी बाहरी उद्दीपन के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ही वे आत्मक्रिया कहते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि बच्चों को आत्मक्रिया द्वारा सीखने की अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। पाश्चात्य आदर्शवादी विचारकों ने अनेक शिक्षण विधियों का विकास किया। सुकरात ने वाद विवाद, व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षा दिया करते थे। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर संवाद विधि का विकास किया। प्लेटो के संवाद विश्व विख्यात हैं। अरस्तु ने आगमन और निगमन विधियों पर बल देते थे। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है और निगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। पहले वे उदाहरण प्रस्तुत कर सामान्यकरण करते हैं और इस प्रकार प्राप्त सिद्धांत का प्रयोग करते थे। आदर्शवादी दार्शनिकों में हीगल ने तर्क विधि, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि, हर्बर्ट ने अनुदेशन प्रणाली और फ्रॉवेल ने खेल विधि का विकास किया है। नेक्स्ट हम अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन में प्लेटो ने कठोर नियंत्रण और दंड का विधान स्वीकार करते थे, परंतु दूसरी ओर उनका यह भी कहना था कि वास्तविक अनुशासन आंतरिक होता है जिसमें मनुष्य अपने अंतःकरण से प्रेरणा प्राप्त करता है और तद अनुकूल आचरण करता है। अतः बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाए कि वह स्वतः नैतिक आचरण की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार सभी आदर्शवादी अनुशासन को आंतरिक भावना मानते थे और छात्र में इसका विकास करने के लिए विद्यालयों में उच्च पर्यावरण के निर्माण और विकास पर बल देते थे। इसके लिए वह शिक्षक को महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि शिक्षक के द्वारा बालक के अंदर आत्म अनुशासन की भावना उत्पन्न की जाती है। आदर्शवाद दमनात्मक अनुशासन का विरोधी है और प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में है। उनके अनुसार अनुशासन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को शीर्ष स्थान देते हैं। उनके अनुसार बच्चों को पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाने में शिक्षक की बड़ी आवश्यकता होती है।
अर्थात बच्चों को भौतिक विषयों का ज्ञान तो कोई भी व्यक्ति करा सकता है, परंतु उनके चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास के लिए योग्य सच्चरित व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के भंडार, दार्शनिक और अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बनने के अधिकारी होते हैं। फ्रॉबेल के शब्दों में विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधों के विकास में सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थी। आदर्शवादियों के अनुसार अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं आत्मा होता है। इस दृष्टि से सब बच्चे समान होते हैं और पूर्णता की अनुभूति करने योग्य होते हैं, परंतु आधुनिक आदर्शवादी बच्चों की शारीरिक और मानसिक विभिन्नता को स्वीकार करते हैं। स्विस शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर उनकी शिक्षा का विधान करने पर बल दिया था। आगे चल के उनके ही शिष्य हर्बर्ट और फ्रॉबेल ने उनके विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया। नेक्स्ट है आपका विद्यालय। आदर्शवादियों का तर्क है कि मनुष्य आत्मानुभूति करने में तभी सफल हो सकता है जब उसका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास हो जाए। इस सब के लिए वे सामाजिक आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों से पूर्ण उच्च सामाजिक वातावरण की आवश्यकता समझते हैं। यह सब विद्यालय में ही संभव है। विद्यालय में आदर्श शिक्षकों के संपर्क में आकर बच्चे उच्च आदर्शों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अंत में हम आदर्शवाद की मूल्यांकन स्वरूप कह सकते हैं कि एक दर्शन के रूप में आदर्शवाद जीव, जड़ और जगत की एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है और हमें भौतिक पदार्थों की नश्वरता और आत्मा परमात्मा की अमरता से परिचित कराता है। शिक्षा दर्शन के रूप में यह शिक्षा शास्त्रियों को शाश्वत मूल्यों से परिचित कराता है और इन मूल्यों के आधार पर शिक्षा के सार्वभौतिक एवं सार्वकालिक उद्देश्य निश्चित करता है। इसके अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, अतः शिक्षा को मनुष्य के इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए। इसके लिए वह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास पर बल देता है, जो मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यथार्थवाद का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो वस्तु अर्थात मैटर को वास्तविक मानती है, अर्थात यथार्थ मानती है। अंग्रेजी भाषा में इसे रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म अंग्रेजी के रियल शब्द से बना है और अंग्रेजी का रियल शब्द ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु। इसीलिए रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। जहाँ तक वस्तु को वास्तविक मानने की बात है, तो आदिकाल में मनुष्य ने जिस वस्तु को जिस रूप में देखा होगा उसे उसी रूप में माना होगा, परंतु वस्तु को सृष्टि का मूल तत्व सिद्ध करने का प्रयास पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम दार्शनिक थेल्स ने किया। उन्होंने इस जगत की उत्पत्ति जल से बताई। उनके बाद यूनान के ही दार्शनिक एनेकिसनेनस ने वायु से, हेराक्लिटस ने अग्नि से, डेमोक्रिटस ने परमाणु व पदार्थ से तथा एम्पेडोक्लिस ने इस जगत की रचना अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को इस जगत का मूल तत्व सिद्ध किया। इन सबको हम यथार्थवादी विचारधारा का जनक भी मान सकते हैं। परंतु तभी पश्चिमी जगत में सुकरात का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने इस जगत का मूल तत्व आत्मा परमात्मा को बताया। उनके बाद उनके ही शिष्य प्लेटो ने इस जगत को विचारों के जगत का प्रकटीकरण बताया तथा वस्तु के अस्तित्व को ही नकार दिया। उनके बाद पाश्चात्य जगत में दर्शन में जो भी चिंतन हुआ वह प्लेटो के दर्शन पर आधारित रहा। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने ही पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की। वे आधुनिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक खोजों की बात करें तो वैज्ञानिक खोजों ने हमें वस्तु के वास्तविक रूप से परिचित कराया और धार्मिक अंधविश्वास को समाप्त किया। इसका परिणाम हमारे दार्शनिक चिंतन सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत पर आ गए। 15वीं शताब्दी में यथार्थवाद का विकास एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में हुआ। हॉलैंड के इरास्मस, फ्रांस के रेबेले और लॉर्ड मैटन, ब्रिटेन के रिचर्ड मुलकास्टर, फ्रांसिस बेकन, जॉर्ज मिल्टन और लॉक, जर्मनी के रटके
और चेकोस्लोवाकिया के कैमेनियस के नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने भी वस्तु के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया और उसके उचित प्रयोग द्वारा मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने पर बल देते थे। इसलिए पश्चिमी जगत में ये यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं। अगर हम यथार्थवाद के विषय वस्तु की बात करें तो किसी भी दर्शन के वास्तविक रूप को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम यथार्थवाद की तत्व मीमांसा का अध्ययन करेंगे, यानी कि मेटाफिजिक्स। आदर्शवादी इस जगत की उत्पत्ति आध्यात्मिक यानी कि सूक्ष्म तत्वों से मानते हैं और इनके विपरीत यथार्थवादी इस जगत की उत्पत्ति भौतिक तत्व यानी स्थूल से मानते हैं। यथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है और पदार्थ की अपने में एक स्वतंत्र सत्ता है। यह पदार्थ को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम सत्य यानी कि अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। अधिकतर यथार्थवादी ईश्वर और स्वर्ग नरक के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं, परंतु साथ ही यह बात भी स्वीकार करते हैं कि वस्तु के संबंध में हमारा ज्ञान प्रयोग सिद्ध है, इसलिए यह वास्तविक ज्ञान है। परंतु ईश्वर, स्वर्ग और नरक के संबंध में हमारा ज्ञान धर्म पर आधारित है, केवल विश्वास पर आधारित है, इसलिए वह निश्चयात्मक नहीं है। पर चूंकि वह हमें सही कर्तव्य का ज्ञान कराता है, इसलिए जीवन के लिए उपयोगी है, अर्थात वास्तविक है। वास्तविक इस दृष्टि से कि उसका प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है और उसे हमने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आत्मा को यह पदार्थजन्य चेतन तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ वास्तववादी इस भौतिक संसार और उसकी समस्त वस्तुओं को वास्तविक मानते हैं और इससे आगे किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ते हैं। इनकी विचारधारा को सरल वास्तववाद यानी कि नेव रियलिज्म कहते हैं। कुछ यथार्थवादी आदर्शवादी सिद्धांतों का खंडन करते हैं और वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। इनकी विचारधारा को नव वास्तववाद यानी कि नियो रियलिज्म कहते हैं। कुछ वास्तववादी ऐसे हैं जो केवल वस्तुओं को ही मुख्य नहीं मानते, अपितु मनुष्य और उनके मन को मुख्य मानते हैं। उनका तर्क है कि बिना मन के वस्तुओं की अनुभूति नहीं हो सकती। वास्तववाद के इस रूप को आलोचनात्मक वास्तववाद कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल रियलिज्म कहते हैं। व्हाइटेड ने वस्तुओं की अपेक्षा वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार समस्त वस्तुओं में एक व्यवस्था है जो प्रक्रिया रूप में है और यही प्रक्रिया वास्तविक है। उनकी इस विचारधारा को अवयव दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सभी यथार्थवादी मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना मानते हैं। इनमें से कुछ यथार्थवादी यह मानते हैं कि मनुष्य प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य के ज्ञान से सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें मनुष्य के सुख साधनों की चर्चा है। की विचारधारा को मानवतावादी यथार्थवाद कहते हैं, यानी कि ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म कहते हैं। कुछ यथार्थवादी यह मानते हैं कि मनुष्य वास्तविक सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने समाज में समायोजन करे। इनकी विचारधारा को सामाजिकतावादी यथार्थवाद यानी कि सोशलिस्टिक रियलिज्म कहते हैं। कुछ यथार्थवादी यह मानते हैं कि मनुष्य वास्तविक सुख की प्राप्ति वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से प्राप्त कर सकता है और वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही कर सकता है। इनकी विचारधारा को ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद अर्थात सेंस रियलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। यथार्थवादी मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी मानते हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, उसे ही सामान्य भाषा में बुद्धि कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों यानी कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा को ये ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। इनका तर्क है कि वस्तु का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, इसलिए वही सच्चा ज्ञान है। यथार्थवादी शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद स्वीकार करने पर बल देते हैं। थ्योरी ऑफ सेंस की बात की जाए तो यह इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, यानी कि सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का आधार भी यह इंद्रियों को ही मानते हैं। इंद्रियों में जो शक्ति है उसके आधार पर प्राप्त किया हुआ ज्ञान पूर्ण व वास्तविक होता है। ये इनकी ज्ञान मीमांसा है। यथार्थवाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा की बात करें तो यथार्थवादी इस बौद्धिक संसार को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा
और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य के क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके उत्पादन पर यथार्थवाद सबसे अधिक बल देता है। उसके बाद वह उन वस्तुओं के उत्पादन पर बल देता है जिनके प्रयोग से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। मनुष्य के आचरण के संबंध में इनका स्पष्ट मत है कि मनुष्य को वे कार्य करने चाहिए जिनसे उन्हें सुख की अनुभूति हो। यहाँ मनुष्य व्यष्टि नहीं समष्टि का घोतक है। अब किसे कहाँ किस प्रकार सुख की अनुभूति हो यह निश्चित नहीं है। अतः संसार के सभी मनुष्यों के लिए समान आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती। अतः यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है और वह मानती है कि पदार्थजन्य संसार ही वास्तविक है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। वह ईश्वर के धर्म से स्वरूप को स्वीकार करती है और आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो पदार्थ के वास्तविक ज्ञान और उनके समुचित प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म पढ़ेंगे, अर्थात यथार्थवाद के मूल सिद्धांत। यथार्थवादी यह मानते हैं कि यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है और यह भौतिक संसार ही सत्य है। आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है और परमात्मा धर्म सिद्ध सत्ता है। मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार ही होता है, इसलिए मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जिसके लिए वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है। वस्तु जगत के वास्तविक ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान एवं उसका प्रयोग आवश्यक है तथा राज्य मनुष्य द्वारा संयोजित एक व्यवस्था है। लॉग महोदय के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने पुत्र के लिए संपत्ति, अतिरिक्त ज्ञान अर्थात वस्तु जगत का वास्तविक ज्ञान और सदाचरण अर्थात सामाजिक आचरण चाहता है। यथार्थवादियों में शिक्षा के स्वरूप की बात करें तो यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। इन्होंने ज्ञान ज्ञान के लिए और ज्ञान मुक्ति के लिए इन सिद्धांतों का विरोध किया है और ज्ञान जीवन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कमेनियंस के अनुसार शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। उनके शब्दों में कहें तो सामाजिक एवं व्यष्टिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल जनरेटिंग फोर्स। अंग्रेजी कवि मिल्टन की बात करें तो उन्होंने उदार शिक्षा के स्वरूप को और विस्तृत किया और कहा कि भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस ज्ञान का जीवन में उपयोग करना भी आवश्यक है। उनके शब्दों में कहें तो मैं पूर्ण और उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो व्यक्ति को शांति और युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को नियोजित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। I call a complete and generous education that which fit a man to perform justly, skillfully and magnanimously all the office both private and public at peace and war. जॉन मिल्टन। अब हम यथार्थवाद के शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य में यथार्थवादी मनुष्य को इस संसार का एक पदार्थ मानते हैं और उसके जीवन को एक प्रक्रिया। उनके अनुसार शिक्षा द्वारा हमें मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में समायोजन कर सके और सुखपूर्वक जी सके। इसके लिए वे शारीरिक विकास, इंद्रियों के प्रशिक्षण, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण के अंतर्गत यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। उसका मन भी शरीर का ही एक अंग है। मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ हो। इसलिए ये शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शारीरिक विकास पर बल देते हैं। मनुष्य जब तक इंद्रियों का विकास कर इन्हें अपने कार्यों में प्रशिक्षित नहीं करता, तब तक मनुष्य न तो कोई कार्य कर सकता है और न ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य की इंद्रियों का विकास और फिर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। मानसिक शक्तियों में स्मरण, विवेक
और निर्णय आदि का विकास करने पर बल देते हैं। वस्तुओं और क्रियाओं के जिस ज्ञान की हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं उसकी अनुभूति मन से होती है। यदि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मन स्वीकार न करे और उसे सुरक्षित न रखे तो वह ज्ञान हमारे लिए निरर्थक ही होता है। इसलिए मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास आवश्यक है। बालक का संबंध प्रकृति और मानव समाज इन दोनों से होता है। इसलिए यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान कराना होना चाहिए, जिन्हें समझकर वे उनके साथ अनुकूलन कर सकें। इनके लिए ये बच्चों को प्रकृति का अध्ययन करने तथा समाज की परिस्थितियों और सामाजिक संगठनों का स्पष्ट ज्ञान करने की सलाह देते हैं। हम जानते हैं कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की बड़ी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यथार्थवादी सबसे अधिक बल व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को कृषि अथवा उद्योग अथवा व्यापार में प्रशिक्षित करना होता है। इसके लिए इन्होंने शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास की बात भी कही है। ये थे इसका शिक्षा के उद्देश्य। अब हम उनकी पाठ्यचर्या की बात करें तो यथार्थवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य को इस जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। इनका मत है कि पाठ्यचर्या में वे ही विषय रखे जाएं जिनका इस जीवन से सीधा संबंध है और जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। सभी विषयों की कुछ न कुछ उपयोगिता होती है। इसलिए यथार्थवादी स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या में सभी विषयों को स्थान देते हैं। इनके द्वारा पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषयों एवं विज्ञान को प्रमुख, इतिहास, भूगोल, कानून को गौण और साहित्य, कला, संगीत आदि को गौणतम स्थान दिया गया है। यथार्थवादी बच्चों को अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता अनुसार विषयों के चयन की छूट देते हैं, पर हाँ, मातृभाषा और किसी व्यवसाय की शिक्षा को ये अनिवार्य मानते हैं। बात करते हैं शिक्षण विधियों की। यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, इसलिए बच्चों की ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। इसके लिए कमेनियस ने शिष्यों की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। मिल्टन ने भ्रमण एवं यात्रा को महत्वपूर्ण बताया और लॉक ने निरीक्षण, देशाटन एवं अनुभव द्वारा सीखने की बात कही। ये बच्चों के मनोविज्ञान से भी परिचित हैं, इसलिए भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों को भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों से पढ़ाने पर बल देते हैं। यथार्थवादी वस्तुओं को अनुभूति का आधार मानते हैं, इसलिए इन्होंने वस्तुओं को शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया। वे संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में देखते हैं, इसलिए ये सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने पर बल देते हैं। इनके इस विचार ने सह संबंध विधि को बढ़ावा दिया। शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग होने लगा, भ्रमण को स्थान मिला और सह पाठ्यचारी क्रियाओं का महत्व बढ़ा। यथार्थवादियों ने हमें शिक्षण के अनेक सूत्र दिए हैं। रट के द्वारा विकसित सूत्रों में 3 सूत्रों को महत्व आज भी माना जाता है। पहला, शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए। दूसरा, एक तथ्य स्पष्ट करने के बाद दूसरा तथ्य स्पष्ट किया जाए। तीसरा, आवृत्ति द्वारा ज्ञान अथवा क्रिया को सुदृढ़ किया जाए। कमेनियस ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। उनके द्वारा विकसित शिक्षण सूत्र हैं: पहला, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान दिया जाए। दूसरा, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो। तीसरा, ज्ञान को रटाना न जाए अपितु बच्चों के अपने अनुभवों के आधार पर उसे विकसित किया जाए। चौथा, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाए। पांचवा, जो कुछ पढ़ाना हो उसका व्यवहारिक महत्व स्पष्ट हो और बच्चों को उसका प्रयोजन बता दिया जाए और बालकों का अभ्यास का अवसर दिया जाए। यथार्थवाद ने शिक्षण विधियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है और अब रटने के स्थान पर करके सीखने एवं स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाने लगा है। बात करते हैं अनुशासन की। यथार्थवादी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से देने के पक्ष में हैं और इसके लिए विद्यालय में अनुशासन को आवश्यक मानते हैं। अनुशासन से इनका तात्पर्य वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन से है। इनके अनुसार वह छात्र अनुशासित है जो विद्यालय के नियमों का पालन करता है और कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता अपितु अपने को उस योग्य बनाता है कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके, परंतु बाहर से किसी प्रकार के दंड आदि के भय द्वारा अनुशासन स्थापित करने का ये विरोध करते हैं।
ये बच्चों को ऐसा भौतिक पर्यावरण देना चाहते हैं कि उसमें रहते हुए वे एक व्यवस्था कायम रखना सीखें और वैसा करना उनका स्वभाव बन जाए और वैसा करने के लिए वे स्वयं सोचने लगें। बात करते हैं शिक्षक की। यथार्थवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के महत्व को तो स्वीकार करते हैं, पर आदर्शवादियों की भांति उसे मुख्य स्थान नहीं देते। यथार्थवादी शिक्षकों से यह आशा करते हैं कि वे बच्चों के सामने वस्तुओं और क्रियाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करें और उन्हें निरीक्षण एवं अनुभव करने तथा निर्णय लेने के अवसर प्रदान करें। इनके अनुसार इस प्रकार के विकसित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। इनके अनुसार प्रत्येक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। अब बात करते हैं शिक्षार्थी की। यथार्थवादी विचारक लॉक, जिन्होंने बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते हैं, उनका विचार था कि बच्चों को जैसा वातावरण दिया जाएगा वह वैसे ही बनेंगे। कमेनियस ने इस बात पर बल दिया कि बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं एवं रुचियों के अनुकूल उनसे कार्य कराए जाने चाहिए। इस प्रकार यथार्थवादी बच्चे के प्रति सजग हैं और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही उसकी शिक्षा का विधान करते हैं। इनकी दृष्टि से शिक्षार्थी ही शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होना चाहिए। विद्यालय की बात करें तो यथार्थवादी विद्यालय को मनुष्य के निर्माण की कार्यशालाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया कि पदार्थ असीमित है, इसलिए उनसे संबंधित ज्ञान भी असीमित है। दूसरी ओर मनुष्य की सीखने की सीमाएं हैं, इसलिए हमें मनुष्य के मूल शक्तियों, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार ही उसकी शिक्षा का विधान करना चाहिए। यह विधान विद्यालयों में ही संभव है, इसलिए यथार्थवादी विद्यालयों की आवश्यकता समझते हैं, जहां प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। यथार्थवादी विद्यालयों को आर्टिफिशियल से दूर रखना चाहते हैं और उनमें वास्तविक पर्यावरण रखने पर जोर देते हैं। यथार्थवादी को एजुकेशन के समर्थक हैं। अब हम उसका मूल्यांकन स्वरूप देखें तो एक दर्शन के रूप में यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसे ही इस सृष्टि का आधार मानता है और उसे ही सत्य मानता है। यह मनुष्य को भी इस सृष्टि का एक पदार्थ मानता है और उसकी आत्मा को भी एक पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानता है। चूंकि यह मानव जीवन के सुखी बनाने पर बल देता है, इसलिए इसे मानवतावादी दर्शन कहना उचित होगा। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है और उन्हें अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने की विधियों में प्रशिक्षित किया जाता है। यथार्थवादी मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी मानता है। यह उसके मन और आत्मा को भी उसके शरीर के अंग मानते हैं, अतः सर्वप्रथम उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर बल देते हैं और इन्हें शिक्षा के सर्वप्रथम उद्देश्य निश्चित करते हैं। यथार्थवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य को उसके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का स्पष्ट ज्ञान कराना आवश्यक मानते हैं। यथार्थवादी ने ज्ञान जीवन के लिए का नारा दिया और मनुष्य को आध्यात्मिकता से वास्तविक दुनिया में लाकर खड़ा किया। मनुष्य को अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु तैयार करने पर बल दिया और इसके लिए शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया। इस प्रकार यथार्थवादियों ने शिक्षा जीवन के लिए का नारा बुलंद किया। यथार्थवादियों ने अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या को अति विस्तृत बनाने पर बल दिया और उसमें मानव जीवन से संबंधित समस्त विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवादियों ने सबसे बड़ी देन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का निर्माण किया। कमेनियस ने शिक्षण के अनेक सूत्रों जैसे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण करना, बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दो, मूर्त से अमूर्त की ओर चलो और सिखाए हुए ज्ञान अथवा क्रिया को आवृत्ति द्वारा संदिग्ध करो आदि का विकास किया था। शिक्षण की सहसंबंध विधि को भी यथार्थवादियों की ही देन माना गया है। विद्यालय को महत्व दिया, शिक्षार्थियों को शिक्षा का केंद्र मानते हुए उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर बहुत ध्यान दिया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यथार्थवादियों ने हमें अंधविश्वास की दुनिया से निकालकर वास्तविक दुनिया में प्रवेश कराया है। हमें इस जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु यथार्थवाद पर और आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए आदर्शवाद पर निर्भर करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था। आदर्शवाद जहां विचारों को महत्व देता है, वहीं यथार्थवाद
वस्तु को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म, वह सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति को ही सबसे ज़्यादा महत्व देता है। प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और आत्मा को पदार्थजन्य तत्व मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो प्राकृतिक जीवन जीने अर्थात प्रकृति के अनुकूल जीने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद का विकास 15वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। काम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन और लेमार्क के पूर्व विचारक माने जाते हैं। इन्होंने 17वीं शताब्दी तक प्रकृतिवाद का पौधा रोप दिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी जगत रूसों का प्रादुर्भाव हुआ। रूसों ने तत्कालीन समाज और राज्य की कटु आलोचना की और मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने की सलाह दी। यूं रूसो ईश्वरवादी थे, परंतु वह प्रकृति को शुद्ध और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य की अपनी प्रकृति शुद्ध एवं कल्याणकारी है, परंतु दूषित समाज में रहकर वह चालाक बन जाता है। उनके दूसरे विचार ने प्रकृतिवाद दर्शन के विकास को बड़ा बढ़ावा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में तो रूसो के विचार पूर्ण रूपेण प्रकृतिवादी हैं। रूसो के बाद हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, बर्नार्ड शॉ और बटलर आदि विचारकों ने प्रकृतिवाद के विकास में बड़ा योगदान दिया और साथ ही इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए। यदि हम किसी भी दर्शन के विषय वस्तु की बात करें तो किसी भी दार्शनिक विचिंतन धारा के स्वरूप को जानने के लिए उसकी तत्वमीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य एवं आचार मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स को जानना आवश्यक होता है। और तत्व मीमांसा तो ऐसा तत्व है जिसके आधार पर एक दार्शनिक चिंतन धारा को दूसरी से अलग किया जा सकता है। यूं पाश्चात्य प्रकृतिवादियों की प्रवृत्ति तत्व मीमांसा की ओर कम ही रही है, पर इन्होंने सृष्टि की रचना और आत्मा परमात्मा, जीव जगत और स्वर्ग नरक आदि के विषय में जो भी विचार व्यक्त किए हैं उनसे प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा विकसित की जा सकती है। फर्स्ट है आपका प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। तत्व मीमांसा में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस के अनुसार इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से होती है। उनके इस विचार को आधुनिक युग के वैज्ञानिक डाल्टन महोदय ने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और यह तथ्य उजागर किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों और भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से इस संसार का निर्माण होता है। उनकी यह विचारधारा परमाणुवाद कही जाती है। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर उनमें 3 प्रकार के शक्ति कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पता लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जगत का मूल तत्व परमाणु नहीं अपितु परमाणु के संयोजक ये शक्ति कण हैं। इस विचारधारा को शक्तिवाद कहते हैं। परमाणुवाद और शक्तिवाद को भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कहते हैं और कुछ प्रकृतिवादी संपूर्ण संसार को एक यंत्र के रूप में देखते हैं। ये मनुष्य को भी एक यंत्र मानते हैं जो बाहरी उत्तेजनाओं की प्रक्रिया स्वरूप क्रियाशील रहता है। ये मनुष्य के समस्त व्यवहार को उसके स्नायुग्रंथि और मांसपेशी संस्थानों पर आधारित मानते हैं। इस विचारधारा को यंत्रवादी प्रकृतिवाद कहते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में साधारण जातियों का निर्माण हुआ, उसके बाद साधारण जातियों से पौधे और पौधों से निम्न वर्ग के जीव जंतु, निम्न वर्ग के जीव जंतु से पशु और पशुओं से मानव का निर्माण हुआ। उनकी यह विचारधारा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कही जाती है। आत्मा परमात्मा के विषय में सभी प्रकृतिवादी एकमत है। आत्मा को ये एक क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं और इनकी दृष्टि से तो प्रकृति ही अंतिम सत्य है अर्थात अल्टीमेट रियलिटी है। नेक्स्ट हम प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे। ज्ञान मीमांसा में प्रकृतिवादी प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है। सामान्य प्रयोग में प्रकृति से अर्थ उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, जैसे पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियां, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वर्षा, वनस्पति और जीव जंतु। परंतु दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का वह मूल तत्व है जो पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें वे क्रियाएं भी निहित है जो निश्चित नियमों के अनुसार होती है, जैसे पहले से होती थी वैसे आज भी होती है और वैसे भविष्य में ही होती रहेगी। उदाहरण के लिए जल, बर्फ और वाष्प ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनकी रचना समान तत्वों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुई है। हम जानते हैं कि बर्फ से जल, जल से वाष्प
और वाष्प से जल और जल से बर्फ, ये सब निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृतिवादी प्रकृति मानता है और इनके ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानता है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। अतः सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि ज्ञान प्राप्ति की क्रिया में मन और मस्तिष्क संयोजक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम उनकी मूल्य मीमांसा एवं आचार मीमांसा की बात करें तो प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं को ही सत्य मानता है। प्रकृतिवादियों का स्पष्टीकरण है कि मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति है, उसकी यह प्रकृति अपने में एकदम शुद्ध है। उसके अनुकूल आचरण करने में मनुष्य को सुख मिलता है और प्रतिकूल आचरण करने में दुख मिलता है। अतः मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। ये मनुष्य को किसी प्रकार के सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों में बांधकर नहीं रखना चाहते। ये उसे अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण की स्वतंत्रता देते हैं। इनका तर्क है कि जिन कार्यों के करने में मनुष्य को सुख मिलेगा उन कार्यों को वह करेगा और जिन कार्यों को करने से उसे दुख का अनुभव होगा उन्हें वह स्वयं छोड़ देगा। इस प्रकार प्रकृतिवादी केवल प्राकृतिक नैतिकता के हामी हैं। नेक्स्ट हम इसके मूल सिद्धांतों की बात करें अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म की बात करें तो प्रकृतिवादियों के अनुसार इस संसार का कर्ता और कारण दोनों स्वयं प्रकृति ही है। प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ और पदार्थों के संयोग से संसार की रचना होती है और उनके विघटन से उसका अंत होता है। यह संयोग और विघटन की क्रिया कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। इस बनने और बिगड़ने को प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है। प्रकृतिवादी इस भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। इनका स्पष्टीकरण है कि इस संसार को हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अतः यह सत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक संसार को हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, इसलिए वह असत्य है। प्रकृतिवादी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। प्रकृतिवाद का स्पष्टीकरण है कि प्रकृति के पदार्थ परमाणुओं के संयोग से बनते हैं और परमाणुओं में क्रियाशीलता होती है। उनके कारण ही जड़ में जीव और जीव में चेतन का विकास होता है। आदर्शवादी इसी चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं। प्रकृतिवादियों का तर्क है कि यह आत्मा पदार्थजन्य है, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य का विकास निम्न प्राणी से उच्च प्राणी के रूप में हुआ है। अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य भी कुछ मूल शक्तियां लेकर पैदा होता है। इन मूल शक्तियों का स्वरूप प्राकृतिक है। बाहरी वातावरण से उत्तेजना पाकर ये शक्तियां क्रियाशील होती है और मनुष्य का व्यवहार निश्चित होता है। प्रकृतिवाद मनुष्य जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करता। इसका विश्वास है कि प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा है और इसे जीने के लिए यह संघर्ष करता है और अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर सुरक्षित रखता है। मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक सुख भोग करने में समर्थ हुआ है। प्रकृतिवादियों के अनुसार सुख भोग का अर्थ होता है आत्मरक्षा और इंद्रियों की संतुष्टि। प्रकृतिवादी मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में रखकर उसके स्वतंत्र विकास का समर्थन करते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक जीवन जीने के लिए एक मनुष्य में सबसे पहले जीवन रक्षा की सामर्थ्य होनी चाहिए, फिर अपने प्राकृतिक वातावरण में समायोजन करने की शक्ति होनी चाहिए और उसके बाद अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। राज्य को वे केवल व्यवहारिक सत्ता मानते हैं और उन्होंने जनता के लिए जनता के शासन का नारा लगाया। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा की, यानी कि नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवादी विचारधारा की प्रक्रिया स्वरूप हुआ था। भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यंत्रवादी प्रकृतिवाद तथा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रकृतिवादी विचारक पुस्तकीय ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसके प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। प्रकृतिवाद मनुष्य को अपने जीवन जीने की रक्षा करने में समर्थ कर देना चाहते हैं और इसके लिए उसे अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर बल देते हैं। इनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति का बाहरी पर्यावरण के साथ समायोजन है। हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में कहें तो शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करना है। एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर एंड द आउटर लाइफ। अब बात करते हैं हम शिक्षा के उद्देश्य की, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में अनेक प्रकृतिवादियों ने योगदान दिया और शिक्षा के कई उद्देश्य निश्चित भी किए। यंत्रवादी प्रकृतिवादी मानव में उचित तथा उपयोगी संबंध सहज क्रिया उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। मैकडूगल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करके
उन्हें वांछित मार्ग पर लगाना है। जीव विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा होती है और अपने जीवन की रक्षा के लिए उसे अपने वातावरण से सदैव संघर्ष करना पड़ता है। डार्विन ने इस संबंध में 2 सिद्धांत दिए हैं, जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ का अस्तित्व। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना होना चाहिए। मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति पर बल दिया है। रूसो के अनुसार बालक को प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य बनाना चाहिए। बच्चों को दूषित समाज से दूर रखकर प्राकृतिक पर्यावरण में उनकी स्वयं की प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र विकास करने के पक्ष में थे और इसी को शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को आत्मरक्षा करने, जीविकोपार्जन करने, अपने संतान की रक्षा करने, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं में सुचारू रूप से भाग लेने और अवकाश के समय का सदुपयोग करने में दक्ष करना चाहिए। इसे ही ये पूर्ण जीवन की तैयारी कहते थे। बात करते हैं पाठ्यचर्या की। उद्देश्यों के अनुकूल ही प्रकृतिवादियों ने पाठ्यचर्या का निर्माण किया है। प्रकृतिवादी भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं और उसकी रक्षा और विकास पर ही सबसे अधिक बल देते हैं। इसलिए पाठ्यचर्या में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान को सबसे अधिक महत्व देते हैं और साहित्य, कला एवं संगीत को सबसे कम। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में विभिन्न स्तरों के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। इन्होंने प्रत्येक स्तर पर शारीरिक क्रियाओं और अनुभवों को अधिक महत्व दिया है और सैद्धांतिक ज्ञान का विरोध किया है, यानी थियोरिटिकल नॉलेज। ये पाठ्यचर्या में खेलने कूदने, तैरने, घुड़सवारी करने एवं हस्त कार्य को विशेष महत्व देते थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यचर्या में भिन्न भिन्न विषयों का स्थान दिया। इन्होंने आत्मरक्षा के कार्यों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान, जीविकोपार्जन के लिए भाषा, गणित, भूगोल तथा पदार्थ विज्ञान, वंश वृद्धि एवं शिशु रक्षा के लिए शरीर विज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा गृह विज्ञान, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों के लिए साहित्य, संगीत, कविता तथा कला को स्थान दिया। बात करते हैं शिक्षण विधियों की। प्रकृतिवाद के 2 मुख्य पहलू हैं। पहले पहलू के अनुसार प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जिसने आध्यात्मिक सत्ता का खंडन किया और प्रकृति की सत्ता का प्रतिपादन किया। प्रकृतिवाद के पहलू से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण हुआ। प्रकृतिवाद का दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन और उसकी मूल शक्तियों में विश्वास है। रूसो का पहला नारा था प्रकृति की ओर लौटो। रूसो पुस्तकी शिक्षा के विरोधी थे। रूसो के अनुसार बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए। रूसो के शब्दों में कहें तो अपने विद्यार्थी को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे तो अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए। जब भी अवसर मिले तो उसे करके सीखने दो और शब्दों द्वारा सिखाने की बात तभी सोचो जब करके सिखाना असंभव हो। इस प्रकार स्वयं करके सीखना तथा स्व अनुभव द्वारा सीखना रूसो का दूसरा नारा था। रूसो ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते थे। इनके अनुसार प्रारंभ में ज्ञानेंद्रियों का विकास ही करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा व रूसो का तीसरा नारा था। रूसो बच्चों को किसी प्रकार का नियंत्रण में रखना पसंद नहीं करते थे। ये बच्चों को अपने स्वाभाविक विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्र छोड़ने के पक्ष में थे। शिक्षा में स्वतंत्रता रूसो का चौथा नारा था। रूसो से पहले बच्चा एक छोटा प्रौढ़ माना जाता था। रूसो ने इसका विरोध किया और बताया कि बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता एक प्रौढ़ की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं से सदैव भिन्न होती है, अतः उसे उसकी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। यह उसका 5वां नारा था। रूसो उस शिक्षा को जो बच्चों को आदेशों के रूप में या पुस्तकों के माध्यम से सीधे दी जाती है, जिसके द्वारा उन्हें प्राणों से कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, सकारात्मक शिक्षा कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव एजुकेशन। इनके अनुसार इस प्रकार से दिया गया ज्ञान स्थायी नहीं होता। इसके विपरीत वह ज्ञान अथवा क्रिया जिसे बच्चे स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखते हैं वह स्थायी होता है। इसे रूसो ने नकारात्मक शिक्षा यानी कि नेगेटिव एजुकेशन की संज्ञा दी है। रूसो के अनुसार नकारात्मक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया। शिक्षण करते समय शिक्षक को किस क्रम में चलना चाहिए। इनके अनुसार शिक्षक को सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और अनुभूत से तर्क युक्त की ओर चलना चाहिए। स्पेंसर ने स्वतः सीखने पर बल दिया है, अर्थात आगमन विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। यह शिक्षण प्रणाली रुचिकर तथा मनोरंजक भी होती है। प्रकृतिवाद ने शिक्षण के अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों को जन्म दिया। खोज विधि तथा डाल्टन प्रणाली इन्हीं सिद्धांतों पर बनाई गई है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि तथा भूगोल शिक्षण की निरीक्षण विधि भी प्रकृतिवादी विचारधारा की देन है। खेल द्वारा शिक्षा को भी प्रकृतिवादियों ने बढ़ावा दिया। इन सभी विधियों में बच्चों के व्यक्तिगत रुचि, रुझान और योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
बात करें अनुशासन की, प्रकृतिवादी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करती, ये उसे एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मानते हैं। इनके अनुसार प्राकृतिक स्व से शासित होना ही सच्चा अनुशासन है। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए ये किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। यह न तो दंड व्यवस्था में विश्वास करते हैं और न शिक्षक द्वारा प्रभाव डालने की क्रिया में। इनका तर्क है कि दंड से बच्चों के मूल प्रवृत्ति का दमन होता है और उनके व्यक्तित्व का विकास सही रूप में नहीं हो पाता। शिक्षक द्वारा प्रभाव डालने को ये अच्छा नहीं समझते। इनका तर्क है कि इस प्रकार बच्चे शिक्षक के अच्छे बुरे सभी गुण ग्रहण कर लेते हैं। कुछ प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि प्रकृति स्वयं में एक शिक्षिका है जो मनुष्य को अनुशासन की शिक्षा भी देती है। जब मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो प्रकृति स्वयं उसे दंड देती है। रूसो के अनुसार अनुशासन की स्थापना बच्चों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा ही होनी चाहिए। इस प्रकार रूसो प्राकृतिक दंड व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर भी प्राकृतिक दंड व्यवस्था में विश्वास रखते थे। इनका विचार था कि जिस कार्य को करने में मनुष्य को सुख मिलता है उसे वह स्वीकार करता चला जाता है और जिस कार्य करने को उसे कष्ट होता है उसे त्यागता चला जाता है। स्पेंसर का यह सिद्धांत सुख दुख के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनका तर्क था कि प्रकृति मनुष्य के कार्यों के लिए उसे सुख दुख प्रदान करती है। हक्सली के अनुसार हमें बच्चों को अपना स्वाभाविक विकास करने की स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, पर इसके साथ साथ उन्हें कुछ उत्तरदायित्व से भी लाभ देना चाहिए, तभी उनका व्यवहार संतुलित हो सकता है। बात करें शिक्षक की, रूसो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को कोई महत्व नहीं देते हैं। इनका कहना था कि शिक्षक तो दूसरी समाज का ही एक अंग होता है, उससे बच्चों के सुधार की आशा नहीं की जा सकती। ये बच्चों को प्रकृति की गोद में रखकर उन्हें स्वतंत्र विकास करने के पक्ष में थे। इस प्रकार प्रकृति को ही शिक्षक मानते थे। उनके अनुसार बच्चों में इतनी भिन्नता होती है कि शिक्षक सभी बच्चों को एक सा नहीं बना सकता। अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो बच्चों को अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार विकास करने के लिए पर्यावरण तैयार करे। वे स्वयं करके और स्वयं के अनुभवों के द्वारा सीखेंगे। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षक को ज्ञान देने वाला नहीं अपितु बच्चों के लिए यथा पर्यावरण तैयार करने वाला मानते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षक से इतनी ही आशा करते हैं कि वह बच्चों को स्वाभाविक विकास में सहायक हो। नेक्स्ट हम शिक्षार्थी की बात करें तो प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैदा नहीं होता अपितु उसका विकास करने के लिए शिक्षा का निर्माण किया जाता है। प्रकृतिवादी बच्चे की प्रकृति, उसकी मूल प्रवृत्तियों, रुचि, रुझान, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चों को वही सिखाते हैं जिसके कि वह योग्य है और जिसमें वह रुचि दिखाता है। नेक्स्ट विद्यालय की बात करें तो रूसो विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं समझते। इनके अनुसार तो प्रकृति की गोद ही विद्यालय है और प्रकृति ही शिक्षिका है, परंतु मानव की प्रकृति को महत्व देने वाले प्रकृतिवादी विद्यालयों की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। उनके अनुसार सामाजिक पर्यावरण चाहे जैसा हो, परंतु विद्यालयों का पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में वह सीखने की इच्छा जागृत हो। विद्यालय ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां बच्चों को अपना स्वाभाविक विकास करने के लिए स्वतंत्र पर्यावरण मिले। प्रकृतिवादी विद्यालय की समय सारणी का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी विद्यालय में कब क्या हो यह बात प्राकृतिक वातावरण और बच्चे की प्रकृति पर छोड़ देते हैं। विद्यालयों में किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रण को ये स्थान नहीं देते। स्वशासन इनका नारा है। वे चाहते हैं कि विद्यालय की पूरी व्यवस्था में बच्चों का हाथ हो। विद्यालयों में सह शिक्षा का समर्थन करते हैं और दूसरी बात यह है कि परीक्षाओं का विरोध करते हैं और उनको समाप्त कर विद्यालयों की कठोरता का अंत कर देना चाहते हैं। मूल्यांकन की बात करें, एक दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद केवल इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। आध्यात्मिकता में यह विश्वास नहीं करता। यह प्रकृति को मूल तत्व मानता है और इस भौतिक संसार की व्याख्या भौतिक, रासायनिक तथा जीव वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही करता है। मनुष्य को यह एक पदार्थ, मशीन अथवा उच्च पशु के रूप में दिखता है और उसके जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करता। शिक्षा का संबंध मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक संरचना से ही होता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जहाँ तक शिक्षा के स्वरूप की बात करें कि बच्चा कुछ मूल शक्तियों, प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को लेकर जन्म लेता है और शिक्षा इनके विकास का साधन है, पर उसका यह विचार कि शिक्षा केवल इसी तक सीमित है, यह संकुचित दृष्टिकोण है। शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा पदार्थ, यंत्र अथवा पशु बनाने की क्रिया ही नहीं अपितु उसके द्वारा मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाया जाता है। अधिकतर प्रकृतिवादी शारीरिक विकास के लिए खेलकूद और व्यायाम और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए विज्ञान की शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। वे प्रायः भाषा, साहित्य और कला की शिक्षा की अवहेलना करते हैं। प्रकृतिवाद की बात करें तो पाठ्यचर्या के निर्माण में बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता के आधार पर करना चाहिए। उसमें उपयोगी विषयों को पहले रखना चाहिए और उसमें बच्चों की क्रियाशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। आज की शिक्षा पर प्रकृतिवादियों की यह छाप स्पष्ट दिखाई दे रही है।
शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवादियों ने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इन्होंने पुस्तक प्रणाली और रटने की विधि का कड़ा विरोध किया और बच्चों को करके स्वयं के अनुभव से सीखने का नारा लगाया। इन्होंने अनुशासन के अंतर्गत बच्चों को व्यवहार की पूर्ण स्वतंत्रता देकर उनमें अनुशासन की भावना जागृत करने के लिए कहा। प्रकृतिवादियों न तो शिक्षा की आवश्यकता समझते और न सामाजिक पर्यावरण की। शिक्षार्थियों को प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र मानते हैं। आज शिक्षा की प्रत्यचर्या के निर्माण और शिक्षण विधियों के चुनाव में हम बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता का ध्यान रखते हैं और उन्हें अपने स्वाभाविक विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहशिक्षा की स्वीकृति भी सबसे पहले प्रकृतिवादियों ने ही दी थी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रकृतिवाद का अंतिम सत्य प्रकृति है और शिक्षा द्वारा मनुष्य के तीनों पक्षों अर्थात प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का विकास होना आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयोजनवाद का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। यह दर्शन किसी अंतिम सत्य में विश्वास नहीं करता। यह केवल उसी को सत्य मानता है जो मानव के लिए उपयोगी है और जिससे उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इस दर्शन का मूल पक्ष यह है कि यह पूर्व निश्चित सत्य, आदर्श और मूल्यों में विश्वास नहीं करता। यह मनुष्य के जीवन के केवल व्यवहारिक पक्ष को ही देखता है। अंग्रेजी में इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्रैग्मा अथवा प्रैग्मेटियोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ व्यवहारिकता और क्रिया से होता है। चूँकि यह दर्शन मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करता है और समस्त सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म और हिंदी में व्यवहारिकतावाद कहना अधिक उपयुक्त है, परंतु अधिकतर भारतीय विद्वान इसे प्रयोजनवाद की संज्ञा देते हैं। पाश्चात्य जगत में प्रयोजनवादी विचारों की झलक सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में मिलती है। उसने इस संसार को परिवर्तनशील बताया और कहा कि सभी वास्तविक चीज़ें परिवर्तनशील है, इसलिए शाश्वत सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इस विचारधारा का विकास 19वीं शताब्दी में अमेरिका में प्रारंभ हुआ। अमेरिका के चार्ल्स सैंडर पियर्स और विलियम जेम्स इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। जेम्स ने मानव अनुभव के महत्व को स्पष्ट किया और मानव को समस्त वस्तुओं और क्रियाओं की सत्यता की कसौटी बताया। जेम्स के बाद अमेरिका के ही विचारक जॉन डीवी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। जॉन डीवी ने व्यक्ति की इच्छा शक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया। डीवी के बाद अमेरिका में उनके ही शिष्य किलपैट्रिक ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। इन सब में डीवी का योगदान सबसे अधिक है। हमें किसी भी दार्शनिक चिंतन धारा के स्वरूप को समझने के लिए उसकी तत्वमीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य एवं आचार मीमांसा यानी कि एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स को समझना आवश्यक होता है। प्रयोजनवादियों ने इस सृष्टि और मनुष्य के संबंध में उनका जो चिंतन किया है, उसी के आधार पर हम प्रयोजनवादी के तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। तो प्रयोजनवादी इस ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के स्थान पर मनुष्य जीवन के वास्तविक पक्ष पर ही विचार करते हैं। ये इस ब्रह्मांड के बारे में इतना ही कहते हैं कि यह अनेक वस्तुओं और क्रियाओं से बनता रहता है। इस इंद्रिय ग्रस्त संसार के अतिरिक्त ये किसी अन्य संसार के अस्तित्व को नहीं मानते। ये इस ब्रह्मांड के किसी अंतिम सत्य की खोज नहीं करते, ये तो प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते हैं। आगे हम जेम्स की बात करें तो जेम्स ने संसार की उन्हीं वस्तुओं और क्रियाओं को सत्य मानते थे जो मानव के जीवन के लिए उपयोगी है और उसकी प्रकृति को समग्र रूप से संतुष्ट करती है। उनकी इन विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। कुछ प्रयोजनवादी केवल उसे ही सत्य मानते हैं जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है। उनकी इस विचारधारा को प्रयोगवादी प्रयोजनवाद यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। कुछ प्रयोजनवादी अनुभवसिद्ध ज्ञान को ही सत्य मानते हैं, भले ही उसे किसी भी भाषा में व्यक्त किया जाए। इसे नाम रूपी प्रयोजनवाद कहते हैं यानी कि नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रयोजनवादियों का एक वर्ग मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी मानता है और केवल उन्हीं को सत्य मानता है जो मनुष्य के जीव वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसे जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद यानी कि बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। बात करते हैं प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा की यानी कि एपिस्टेमोलॉजी की। प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। ये ज्ञान को साध्य नहीं अपितु मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। इनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को ये ज्ञान का आधार, मस्तिष्क तथा बुद्धि को ज्ञान का नियंत्रक और सामाजिक क्रियाओं को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। बात करते हैं आचार मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा की। प्रयोजनवादी पूर्व निश्चित सत्य, आदर्श और मूल्यों में विश्वास नहीं करते, इसलिए यह मनुष्य के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाते।
मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसके आचरण को निश्चित नहीं किया जा सकता। उसमें तो वह शक्ति होनी चाहिए कि वह बदले हुए पर्यावरण में समायोजन कर सके। ये बच्चों में केवल सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहते हैं। सामाजिक कुशलता से प्रयोजनवादियों का तात्पर्य समाज में समायोजन करने, अपनी जीविका कमाने, मानव उपयोग की वस्तु एवं क्रियाओं की खोज करने और नई नई समस्याओं का समाधान करने की शक्ति से होता है। अब हम प्रयोजनवाद की परिभाषा को देखते हैं। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के विषय में विचार नहीं करती और आत्मा को पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्ण जीवन जीना है, जो सामाजिक जीवन जीने अर्थात सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांतों की बात करें। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म्स। इन्होंने इस संसार की रचना अनेक तत्वों के बीच अनेक प्रकार की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुई है, ऐसा माना है। इनके अनुसार यह क्रिया सदैव होती रहती है। इन्होंने भौतिक संसार को ही सत्य माना है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। इन्होंने आत्मा को एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व माना है और परमात्मा मनुष्य की कल्पना मात्र माना है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसे ही सत्य माना है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्ण जीना है, यह इसमें विश्वास करते हैं। ये उसमें इतनी ही आशा करते हैं कि वह अपनी समस्याओं को समझकर उनको हल करे और अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करें। बात करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षा की, यानी कि प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन की। प्रयोजनवादी किसी निश्चित सत्य में विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि वह मनुष्य की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ आदि कुछ भी निश्चित नहीं करते, केवल उनके निर्माण के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है। इसके द्वारा समाज की संस्कृति का संरक्षण, संवहन और विकास किया जा सकता है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो प्रयोजनवादी पूर्व निश्चित आदर्श और मूल्यों में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि मनुष्य का प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण सदैव बदलता रहता है और इस बदलते हुए पर्यावरण में मानव नित्य नए अनुभव करता है और नए नए आदर्श और मूल्यों का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं किए जा सकते। इस संबंध में डीवी का कथन है कि शिक्षा के अपने में कोई उद्देश्य नहीं होते। उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य में बड़ी भिन्नता होती है और जैसे जैसे भिन्नता में विकास होता जाता है और उसके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। प्रयोजनवाद में शिक्षा की पाठ्यचर्या की बात करें तो निश्चित उद्देश्यों के अभाव में पाठ्यचर्या को निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य के अनुभव और आवश्यकताएं बदलती रहती है, अतः पाठ्यचर्या को भी बदलते रहना चाहिए। किस समय पाठ्यचर्या का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, इस संबंध में प्रयोजनवादियों के विचार बड़े मूल्यवान हैं। उन्होंने कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत इत्यादि। उपयोगिता के सिद्धांत में जॉन डेवी महोदय के अनुसार बच्चों को उन्हीं विषयों और क्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए जो उनके जीवन के लिए उपयोगी है। सेकेंड है रुचि का सिद्धांत, जिसमें बच्चों की स्वाभाविक रुचियों का ध्यान रखना पाठ्यचर्या निर्माण का दूसरा सिद्धांत है। डीवी के अनुसार बालकों की प्रवृत्ति गतिशील होती है, उन्हें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। थर्ड है क्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवादी क्रिया को बहुत महत्व देते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यचर्या का संबंध बच्चों की वास्तविक क्रियाओं, इन क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों और भावी व्यवसायों, इन तीनों का ही होना चाहिए। जॉन डेवी क्रिया को पाठ्यचर्या का आधार मानते हैं। उनकी दृष्टि से पाठ्यचर्या में पाठ्य विषयों के अतिरिक्त सामाजिक क्रियाओं का भी स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुभव का सिद्धांत। प्रयोजनवादी अनुभव को भी बहुत महत्व देते हैं। जॉन डेवी ने सामाजिक अनुभवों को पाठ्यचर्या का आधार मानते थे। बालकों के शैक्षिक अनुभव रचनात्मक होते हैं। शैक्षिक अनुभव के अंतर्गत समाज की आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, भौतिक और सामाजिक दशाएं आती है। शैक्षिक अनुभव के द्वारा ही बच्चे नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं और पूर्व संचित अनुभवों का विकास करते हैं। इसके लिए बच्चों को स्वानुभव का पूरा अवसर मिलना चाहिए। लास्ट है एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादी ज्ञान को एक इकाई मानते हैं।
इनके अनुसार बच्चों को किसी भी स्तर पर जो विषय पढ़ाया जाए और जो क्रियाएं कराई जाए उन सबको एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात उनमें आपसी संबंध होना चाहिए। प्रयोजनवादी सबसे अधिक महत्व क्रिया को देते हैं, इसलिए वे क्रिया को ही आधार बनाकर इन विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण उनके इर्द गिर्द विकसित करने पर बल देते हैं। नेक्स्ट हम शिक्षण विधियों की बात करें तो जॉन डीवी ने शिक्षा की 2 अंग माने हैं। एक है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है सामाजिक। मनोवैज्ञानिक अंग से तात्पर्य सीखने वाले की जन्मजात शक्ति, रुचि, रुझान और योग्यता से होता है। मनुष्य का विकास उनकी इस जन्मजात शक्तियों के आधार पर ही होता है, इसलिए प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों के विधान में बच्चे की जन्मजात शक्तियों, रुचि, रुझान और योग्यता का ध्यान रखते हैं। शिक्षा के सामाजिक अंग पर भी प्रयोजनवादी ने प्रकाश डाला है। इन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा की एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में ही चलती है। इन्होंने यह भी बताया कि बच्चे का विकास उनके सामाजिक पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, इसलिए विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण के निर्माण और बच्चों द्वारा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर स्वाभाविक ढंग से सीखने पर बल देते हैं। शिक्षण संबंधी इन सिद्धांतों पर आधारित अनेक शिक्षण विधियों का निर्माण हुआ है। जॉन डीवी ने प्रयोग विधि का विकास किया है, जिसे आज समस्या समाधान विधि कहते हैं। यह वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के 5 पद है: समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, उपकल्पना का निर्माण, उपकल्पनाओं का परीक्षण और मूल्यांकन। उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया। यह विधि भी 5 पदों वाली विधि है। इनके 5 पद है: प्रोजेक्ट का चयन, लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। प्रोजेक्ट विधि में बच्चों के जीवन से संबंधित किसी कार्य का चुनाव किया जाता है और बच्चे उस कार्य को पूरा करने में अनेक विषयों का ज्ञान और सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं सभी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आजकल अन्य शिक्षण विधियाँ भी इन्हीं सिद्धांतों पर निर्मित की जा रही है। अब बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों में रखकर वास्तविक समस्याओं के हल करने पर अवसर दिए जाते हैं। अब बच्चों पर ज्ञान थोपा नहीं जाता, अपितु उन्हें स्वयं करके सीखने अर्थात स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। बात करते हैं प्रयोजनवाद में अनुशासन की। तो प्रयोजनवाद प्रभावात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन अथवा मुक्तात्मक अनुशासन किसी में भी विश्वास नहीं करते। ये तो सामाजिक अनुशासन को महत्व देते हैं। इनके अनुसार बच्चों पर बाहर से दबाव डालकर विद्यालय में व्यवस्था कायम रखना अनुशासन नहीं है। विद्यालय में अनुशासन का अर्थ है कि बच्चे स्वेच्छा से विद्यालय की सामाजिक क्रियाओं में भाग लें और अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करें। इसके लिए वे बच्चे को किसी प्रकार के आदेश देना उचित नहीं समझते, ये तो क्रिया को महत्व देते हैं। इस संबंध में जॉन डीवी का कहना है कि विद्यालयों में उचित सामाजिक पर्यावरण उपस्थित कीजिए, बच्चों को उस सामाजिक पर्यावरण में सौद्देश्य क्रियाएं करने दीजिए। सामूहिक क्रियाएं में भाग लेने से बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण होता है और उनमें अपने आप एक प्रकार का अनुशासन उत्पन्न हो जाएगा। इसको उन्होंने स्व अनुशासन कहा है। प्रयोजनवाद में शिक्षा की भूमिका की बात करें तो प्रयोजनवादी बच्चों को सूचनाएं देने के पक्ष में नहीं है। ये चाहते हैं कि बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करें और ज्ञान की इस खोज करने में शिक्षक सक्रिय निरीक्षक और पथ प्रदर्शक का कार्य करें। शिक्षक बच्चों को ज्ञान देने के स्थान पर उन्हें ऐसा पर्यावरण प्रदान करें कि वह सही निर्णय निकालने में समर्थ हों। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चों को समस्याओं के प्रति संवेदनशील और उनके हल ढूंढने के लिए क्रियाशील बनाएं, जिससे वे अपने जीवन में किसी भी क्षण किसी भी समस्या का हल कर सकें। बात करें शिक्षार्थी की, प्रयोजनवादी व्यष्टि और समाज दोनों के विकास के पक्षधर हैं। बच्चों को अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार विकास करने के स्वतंत्र अवसर देने चाहिए, जिससे वह अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का उच्चतम विकास कर सके तथा समाज का अधिकतम लाभ पा सके। ये बच्चों को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हैं, पर यह विकास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए। बात करें विद्यालय की, तो प्रयोजनवादी परंपरागत विद्यालय का विरोध करते हैं, क्योंकि उनमें बच्चों को केवल पूर्व निश्चित आदर्शों का ज्ञान कराया जाता है। इनकी दृष्टि में विद्यालय बच्चों के लिए जीवित प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, जहां बच्चे वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के बीच कार्य करें, निरीक्षण करें, अनुभव करें और अपने लिए आदर्शों की खोज करें। जॉन डीवी के अनुसार अच्छे विद्यालय वे विद्यालय हैं जहां नैतिक शिक्षा आदेशों के रूप में नहीं दी जाती, अपितु सामाजिक क्रियाओं के आधार पर दी जाती है। उनके शब्दों में कहें तो विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। स्कूल इज द मिनिएचर सोसाइटी, अतः उसे आर्टिफिशियल से दूर रखना चाहिए और वहाँ बच्चों को अपने जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जॉन डीवी परिवार, समुदाय और विद्यालय इनके आपसी सहयोग पर बहुत बल देते थे। अंत में हम प्रयोजनवाद का मूल्यांकन देखते हैं।
इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म टू एजुकेशन। यह एक दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस लोक से परे की बात यह नहीं करता। यह संसार, जीव और जड़ की उत्पत्ति के बारे में इतना कहकर ही शांत हो जाता है कि यह विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है। इसका पूरा ध्यान मानव जीवन को सुखी बनाने में केंद्रित है। पूर्व निश्चित आदर्शों और मूल्यों की अवहेलना करने के कारण यह उसे वास्तविक सुख और शांति ही प्रदान कर सका है। परंतु शिक्षा दर्शन के रूप में यह प्रगतिशील दर्शन है और आज की शिक्षा इससे काफ़ी प्रभावित है। यथार्थवाद और प्रकृतिवाद ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार ही दिए थे। प्रयोजनवाद ने उसे एक तीसरा आधार भी दिया जिसे हम सामाजिक आधार कहते हैं। इसके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक गतिशील और विकास की प्रक्रिया है। प्रयोजनवाद की इस विचार ने प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया। जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो प्रयोजनवादी उन्हें निश्चित करने के पक्ष में नहीं है। इसका स्पष्टीकरण है कि यह संसार और मनुष्य जीवन परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते। यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य हो सकता है तो यही कि उसके द्वारा मनुष्य का समाज विकास कर उसे इस योग्य बनाया जाए कि वह बदलते हुए समाज के अनुकूल कर सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक दार्शनिक चिंतन धारा के रूप में प्रयोजनवाद एक अधूरा दर्शन है। यह मनुष्य के केवल सामाजिक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित रखता है, उसके आध्यात्मिक पक्ष पर विचार नहीं करता। इसका यह विचार है कि मनुष्य को सब कुछ अपने अनुभव के कसौटी पर ही मिलता है। पाठ्यचर्या निर्माण के जो सिद्धांत प्रयोजनवादी ने विकसित किए हैं वे सभी को स्वीकार हैं। शिक्षण विधियों में सामाजिक क्रियाओं को महत्व देने के बाद आज भी हम मानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्व अनुशासन का विचार भी लोकतंत्रीय समाज के अनुकूल है। विद्यालयों को मानव निर्माण की जीवित प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने का इनका विचार भी आज सभी शिक्षा शास्त्री स्वीकार करते हैं। प्रयोजनवादियों ने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विकास में जो योगदान दिया है उसके लिए हम ऋणी हैं। हमें आज ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जो मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर समान बल दे। थैंक यू।